हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के 5वें शासक थे, जिन्होंने 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया और गुप्त शासकों में महानतम शासक थे। गुप्त शासकों में महानतम शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले भारतीय शासक थे। तो अगर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर के 415 एडी तक, 380 से लेकर के 415 एडी तक इनका शासनकाल रहा। अब इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय देखेंगे। इसके अलावा इनकी उपाधियाँ, इनकी कौन कौन सी उपाधियाँ रही, इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए, इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए। इसके अलावा महत्वपूर्ण युद्ध, इसके अलावा इनका वैवाहिक संबंध, इसके अलावा वैवाहिक संबंध के अलावा इनके नवरत्न, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसी में एक पॉइंट और हम देख लेंगे, इनका साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य परिचय की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र थे। हालांकि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र जो थे वह रामगुप्त थे, लेकिन रामगुप्त एक अयोग्य शासक था और वह अपने लोगों तथा अपने राज्य की सुरक्षा करने में कहीं न कहीं जो है असफल रहा, और हूणों से वह कहीं न कहीं जो है अपनी पत्नी का सौदा कर चुका था, और इससे उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त प्रथम को ये बात नागवार गुजरी और उसने न केवल हूण राजा की हत्या की, बल्कि उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से इन्होंने विवाह किया। तो 380 ईस्वी में इन्होंने गुप्त सिंहासन पर आसीन हुए, और इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय साहित्य और कला के दृश्य से गुप्तों का स्वर्णयुग प्रारंभ होता है। गुप्तों का क्लासिकल युग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही प्रारंभ होता है, जिनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, और वो विद्वान सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। भारतीय इतिहास के पहले ऐसे सम्राट थे जिनकी सभा में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसके अलावा ये समुद्रगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी हुए। 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक इन्होंने एक छत्र शासन किया और एक बड़े भूभाग पर अपने राज्य का विस्तार किया। अब इनकी उपाधियाँ, अगर उपाधियों की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कई उपाधियाँ धारण की थी। जैसे इन्होंने पश्चिम भारत के शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण किया। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये पहले भारतीय शासक थे।
और कुल 14 भारतीय शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और अंतिम जो शासक थे वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य अथवा हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य अथवा हेमू अंतिम सम्राट थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। वो आगे चल कर के 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक था, बैरम खां के हाथों पराजित हुए और मारे गए थे। तो हेमू अथवा हेमचंद्र विक्रमादित्य वो अंतिम भारतीय शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसके अलावा इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। परम भागवत की उपाधि, देवराज और देवगुप्त जैसी भी उपाधियां इन्होंने धारण किया था। इसके अलावा महाराज की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। तो कई ऐसी उपाधियां रही इनके द्वारा चलाए गए सिक्के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने, चांदी तथा तांबे तीनों धातुओं के इसने सिक्के चलाए। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है वह सोने के ही सिक्के चलाए। इनके सोने के सिक्कों की अगर आप बात करें, इन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। इसके अलावा इन्होंने सिंह निहंता प्रकार के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। इसके अलावा इन्होंने धनुर्धारी, छत्रधारी प्रकार के सिक्के भी इन्होंने चलाए। राजा रानी प्रकार के भी सिक्के इन्होंने चलाए। इसके अलावा अश्वरोही प्रकार के सिक्के भी इन्होंने चलाए। तो ये सब सोने के सिक्के थे। इसके अलावा इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इनके कई सिक्के जो है बयाना से गुप्त काल के सिक्कों का एक बड़ा ढेर जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महत्वपूर्ण युद्ध की अगर आप बात करें तो इन्होंने पश्चिम भारत में आक्रमण कर शकों को पराजित करके और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी की उपाधि धारण किया। शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने पश्चिम भारत के शकों को पराजित करके सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ के क्षेत्रों को इन्होंने शकों को पराजित करके जीत लिया। इसके अलावा इन्होंने पंजाब की विजय की। इसके अलावा हालांकि बंगाल के कुछ भागों पर समुद्रगुप्त ने विजय किया था, लेकिन संपूर्ण बंगाल पर विजय करने का श्रेय जो जाता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही जाता है। इस तरीके से इन्होंने जो है कई युद्धों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा वैवाहिक संबंध की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया। और कुबेर नागा तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्त का एक ताम्रलेख भी मिलता है जिससे गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने वाकाटक जो दक्कन में शासन करते थे, वाकाटक ब्राह्मण थे, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्त का इन्होंने विवाह किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसके अलावा इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कुंतल देश यह कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में, जिन्हें कदम्ब राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। वो सब भी ब्राह्मण थे और वहाँ से काकुशवर्मन की पुत्री राजकुमारी के साथ इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया। इस तरीके से वैवाहिक नीति के माध्यम से भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जिस तरीके से वैवाहिक नीति के माध्यम से सम्राट बिंबिसार ने अपना राजनैतिक विस्तार किया था, उसी तरीके से वैवाहिक नीति के माध्यम से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अपना राजनैतिक विस्तार किया। इसके अलावा नवरत्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिनकी सभा में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले भारतीय शासक थे प्राचीन काल में, जबकि मध्यकाल में देखेंगे तो मुगल बादशाह अकबर के समय नवरत्न हुआ करते थे। तो अगर नवरत्नों की बात करें तो इनके नवरत्नों में कालिदास थे। इनके नवरत्नों में पहले कालिदास हुए,
कालिदास, जिन्हें भारतीय संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की संस्कृत में, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम जैसे तमाम इन्होंने ग्रंथों की रचना किया। कालिदास के अलावा अमर सिंह कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए। इसके अलावा छपड़क हो गए। इसके अलावा शंकु हो गए। इसके अलावा वररुचि हो गए। इसके अलावा बेताल भट्ट हो गए। इसके अलावा बेताल भट्ट हो गए। इसके अलावा वराहमिहिर हो गए। इसके अलावा धन्वंतरी हो गए। कालिदास, अमर सिंह, छकड़प, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी। इसके अलावा धन्वंतरी के बाद एक और नाम कोई मिस हो रहा है, अभी आ जाएगा तो बताएंगे। तो ये इस तरीके से इनके सभा में ये 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। कालिदास, अमर सिंह, छपड़प, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट और वराहमिहिर, धन्वंतरी। तो इस तरीके से ये सब थे। इसके अलावा बात करेंगे हम साम्राज्य विस्तार की। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में अगर आप बात करेंगे तो दक्कन तक फैला हुआ था। पूरब में साम्राज्य विस्तार बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक फैला हुआ इनका राज्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का इतने बड़े साम्राज्य पर एक छत्र इन्होंने शासन किया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री फाह्यान आया था। उसने 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक वह भारत रहा और वह बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने आया था। और फाह्यान उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत फुयुकी नामक ग्रंथ में उसने लिखा है। इसके अलावा उसने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भारतीय लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते थे, मांस बजरा का प्रयोग नहीं करते थे, बहुत सुखी और समृद्ध ये लोग थे। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्राहक मंत्री जो थे वो वीरसेन साहब जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और राजकीय चिन्ह इनका जो था वह गरुड़ था, राजकीय ध्वज वह गरुड़ था। हालांकि आम्र करद्दव जो थे इनके मंत्री थे वह बौद्ध थे। इस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस टॉपिक रहा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए